एक्स रेज। तो एक्स रेज की डिस्कवरी सबसे पहले विल्हल्म रोएंटगन ने की थी 1895 में। इसने एक्स रेज की डिस्कवरी के लिए एक सेटअप यूज किया था जो हम देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो इसने एक ट्यूब ली थी, इस तरह की एक ट्यूब ली थी। इस ट्यूब के अंदर इसने 2 इलेक्ट्रोड्स को बनाया था। एक साइड पे इसने कोई भी फिलामेंट रखा, किसी भी मेटल का, जैसे टंगस्टन का फिलामेंट हो गया, मेटल फिलामेंट। और इसकी दूसरी साइड पे हाई एटॉमिक मास का कोई भी मेटल रखा, मेटल ऑफ हाई एटॉमिक मास, मेटल ऑफ हाई एटॉमिक मास। तो इस फिलामेंट को जब हीट किया गया, तो इसके अंदर से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स। इसको कहा जाएगा थर्मो आयोनिक इमिशन। इस फिनोमेना को, इस अमल को क्या कहा जाता है? थर्मो आयोनिक इमिशन। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इनकी स्पीड बहुत हाई है, ये सीधा जाएंगे और इनके सामने जो पड़ा हुआ है टारगेट मेटल, इसको टारगेट मेटल कहा जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर बहुत हाई होता है। एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर बहुत हाई होता है। ये सीधा आकर इसके साथ टकराएंगे। इसके साथ जब ये इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे तो कौन सा अमल होगा? आप देखें, ये टारगेट मेटल है, मेटल के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स, और शेल्स के अंदर हैं इलेक्ट्रॉन्स। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 होंगे, तो तीसरे में 18। तो ये होगा इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह बाकी अप टू सोन बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बाहर की तरफ शेल्स भी होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, क्योंकि मेटल बहुत हाई एटॉमिक नंबर वाला है। तो इधर से आए हैं इलेक्ट्रॉन्स जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो ये सीधा आकर अंदर, चूंकि एनर्जी ज्यादा है, तो सीधा इस एटम के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे और अंदर से किसी इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कर लेंगे, अंदर से किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर नॉक आउट कर लेंगे। तो अंदर वाले शेल से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, तो इस इलेक्ट्रॉन की जगह पर होल बन गया। ये एटम है, तो अंदर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकला है तो इधर होल बन गया। इधर क्या बन गया? होल। अब इस होल को फिल करने के लिए बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे। बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन जब अंदर जाएंगे तो इसकी जगह पर होल बन जाएगा। अब उसको फिल करने के लिए उससे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा। तो ऐसे जब बाहर के इलेक्ट्रॉन्स अंदर जाएंगे तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज्यादा होती है, अंदर वाले शेल यानी कम एनर्जी वाले शेल में जाने के लिए वो क्या करेंगे? एनर्जी को इमिट करेंगे। अब ये जब अंदर जाएगा तो भी एनर्जी इमिट होगी। अब ये जो पहला शेल होता है के, दूसरा शेल होता है एल। के शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से के सीरीज बनेगी और एल शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के जाने से एल सीरीज बनेगी। इन सीरीज की वेवलेंथ डिफरेंट होगी और एनर्जी भी डिफरेंट होगी। तो यानी कुल मिला के इन इलेक्ट्रॉन्स के टारगेट मेटल के साथ टकराने से रेज इमिट होती हैं। इन रेज को कहा जाएगा एक्स रेज, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इनको क्या कहा जाएगा? एक्स रेज। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो कुल मिला के यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन्स के इस टारगेट मेटल के साथ टकराने से क्या निकलती हैं? एक्स रेज।
अब कौन से मैकेनिज्म के थ्रू निकलती हैं वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये टारगेट मेटल के अंदर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट करवा लेते हैं, उसकी जगह पर होल बनाते हैं। उस होल को फिल करने के लिए बाहर के शेल वाले इलेक्ट्रॉन जब जाते हैं तो एनर्जी को एमिट करते हैं, तो वो एनर्जी जो आती है वो एक्स रेज कहलाती है। अब ये वाली जो मेन ट्यूब है इसके अंदर एक छोटा सा इसकी साइड पे पोर्शन है जिसको विंडो कहा जाता है। सिर्फ इसी रास्ते से रेडिएशंस निकल सकती हैं इस मेन ट्यूब में से। तो इस विंडो में से ये एक्स रेज निकलेगी। एक्स रेज जब निकलेंगी तो इनको यूज किया जाएगा फॉर यूजफुल पर्पसेस। दीज रेज विल बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अब मेडिकल में इनका यूज होता है हड्डियों का इमेज वगैरह हासिल करने के लिए। इसके अलावा डिफरेंट गैसेस की आयोनाइजेशन में इनको यूज किया जाता है। अब एक्स रेज की जो वेवलेंथ है या इनकी जो एनर्जी है वो डिपेंड करता है इस मेटल के एटॉमिक नंबर के ऊपर। इनकी फ्रीक्वेंसी और मेटल के एटॉमिक नंबर के बीच में एक रिलेशन होता है, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। ए और बी कॉन्स्टेंट है जो कि टारगेट मेटल के नेचर पे डिपेंड करते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी है, और जेड जो है एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट मेटल। इसको क्या कहा जाता है? मूजलेस लॉ। इसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट मेटल।